ख्याल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह आपने पहले देखा कि मैं मॉडल के ऊपर जो भी हमने व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस किया था वो मॉडल पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ये जो पूरा लेक्चर यस होगा ये पूरे का पूरा व्हाइट बोर्ड जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह मॉडल के ऊपर भी शेयर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करने की ट्राई करते हैं। तो जनरल की बात करें, जनरल के बारे में बात करते हैं। एक और फेमस है फर्स्ट जैकब इंडेक्स, ठीक है। ये भी एक फेमस टोपोलॉजिकल इंडेक्स है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम ज़्यादा मेरा ख्याल है इसके ऊपर हुआ हुआ है, और विनर इंडेक्स के ऊपर हुआ है। क्योंकि विनर इंडेक्स से ज़्यादा काम इसके ऊपर हुआ है, क्योंकि ये इंडेक्स जो है वो कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि ये डिग्री बेस है। इसमें हमें डिग्री इन्वॉल्व होती है, जिस वर्सेस की डिग्री इन्वॉल्व होती है। एनीवे डेफिनेशन मैं देखता हूँ तो इसकी डेफिनेशन पर हमारा नोटेशन है m1 ऑफ g समेशन। ये अगेन ये भी h वर्सेस के ऊपर है, लेकिन इसका एक और वर्जन है, उससे हम भी डिस्कस कर लेंगे वो एग्स कैसे, ठीक है। ये हमारे पास है सिंपल फर्स्ट एग्रीमेंट फॉर एनी ग्राफ ऑफ कोर्स। क्या होगा, आपके पास एक ग्राफ गिवन होगा, आपने हर ग्राफ की वर्टेक्स की डिग्री ले लेनी है, उसका स्केल ले लेना है, उसको सम कर लेना है, तो आपके पास जो है वो फर्स्ट एग्रीमेंट है। जी क्लियर है। जी सर। जी सर। एग्जाम्पल की जरूरत है या हो जाएगा? सर हो जाएगा ये। क्योंकि इसमें जो सिंपल आपने क्या करना होगा कि इसमें सिंपल आपने वर्टेक्स की डिग्रीज ले लेनी है। लेकिन ऐसा इसी का एक और हमारे पास वेरिएंट है, इक्वल वेरिएंट है। इक्वलिटी वो हमारे एजेस के ऊपर है। वो एजेस के ऊपर कैसे है, u v बिलोंग टू h सेट d ऑफ u सर कोई एग्जांपल दे दे। प्लस b ऑफ v, ठीक है। तो आप जब जैगरीब इंडेक्स फाइंड करने की ट्राई करेंगे, आप ये वाली नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाली नोटेशन भी यूज़ करते हैं, इशू कोई नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ट्राई करेंगे तो ये दोनों जो है वो इक्वल डेफिनेशन है, ठीक है। यानी कि एक से दूसरा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, किसी एक स्टूडेंट ने कहा है, तो सिंपल एग्जाम्पल है, तो मैं ग्राफ बनाने की ट्राई करूँ तो ओके, मैं फर्स्ट जो है वो उसको यूज़ कर रहा हूँ इस डेफिनेशन को। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तमाम वर्ड्स से उनकी डिग्री का हमने स्केल ले लेना है, ठीक है। जब हम बताएंगे इसकी डिग्री कितनी है, जल्दी से बताते जाएँ। 1 1 4 2 2 एंड, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये बात क्लियर है। ये इसका फर्स्ट बाइनरी इंडेक्स हो गया यस अकॉर्डिंग सर। टू द फर्स्ट डेफिनेशन। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड डेफिनेशन अगर आपने यूज़ करनी हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, सिर्फ एच को कंसीडर कर लेना होगा। हर एच के लिए अगर मैं इस एच की बात करूँ, ठीक है, इस एच पे 1 4 है, 1 प्लस 4 प्लस, इसी तरह मैं अगर इसकी बात करूँ तो अगेन 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 प्लस, ये हमारा 2 4 है, इसी तरह वहाँ पे ये जो दो एजेस आएंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2। जी ठीक हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास कोई एक नंबर आ जाएगा। याद रखना टोपोलॉजिकल इंडेक्स आखिर में लास्ट में आपको एक नंबर देगा, और वो नंबर जो है वो हमारे पास कोई केमिकल प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा, किसी भी टोपोलॉजिकल इंडेक्स की जब हम बात करें, ठीक है। फर्स्ट एग्रीमेंट इंडेक्स क्लियर है। जी सर। क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल्स की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, इस यहाँ पर
ओके, हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कुछ कमेंट कर रही थी अबाउट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक तो ये है कि डिस्टॉर्शन की वजह से, आई एम सॉरी, कंप्लीट सेंटेंस मैं नहीं सुन सका, और वो कुछ शेयर भी करना चाह रही थी, तो अगर आप रिपीट कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जी, एक स्टूडेंट डिस्कशन कर रहे थे कुछ, अगर डिस्कशन है तो बताएं, या फिर मैं आगे मूव करूँ? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अनिका के साथ लगी थी, अपनी सिस्टर के साथ एग्जाम्पल को डिस्कस कर रही थी, आपसे नहीं थी, गलती से माइक ऑन हो गया। अच्छा चलो ठीक, ओके, इट्स ओके। हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अभी हमने डिस्कशन की थी फर्स्ट जैगरी पे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त फर्स्ट जैगरी में जो हमारे पास डिग्री जो है वो यूज हुई है, वो हमारे अल्फा यूज हुई है, सॉरी 2 यूज हुआ है, ठीक है। हमारे पास इसमें डिग्री जो है 2 यूज हुआ है। इसी 2 को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं अल्फा से, मतलब कोई भी रियल नंबर, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट जनरल जैगरी इंडेक्स। ओके, तो उसकी डेफिनेशन मैं लिखना चाहूँ फर्स्ट, वो मतलब डेफिनेशन क्या होती है? Summation u v belong to, sorry, v belong to, ठीक है, डिग्री ऑफ v, ये हमारे पास है फर्स्ट जर्नल जैगरी इंडेक्स। ओके, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, हमारे पास डिस्कस करते हैं मजीद इंडेक्सेस को। ये था हमारा फर्स्ट, जब फर्स्ट है तो उसका मतलब कोई ना कोई सेकंड जैगरी भी होगा। सेकंड जी जैगरी, सर। ठीक है। सेकंड जैगरी इंडेक्स में हमें क्या करना होगा, u v belong to h है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ u मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ v, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, सिंपल हर h के लिए दोनों वर्टिसेस को लेना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप थोड़ा सा गौर करने की ट्राई करें तो बेसिकली जब हम बात करते हैं अल्फा रैंडिक इंडेक्स, जनरल रैंडिक इंडेक्स में अगर आप अल्फा की जगह 1 लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास सेकंड जैगरी इंडेक्स बनता है। ठीक है, जनरल रैंडिक इंडेक्स में जब आप अल्फा की जगह 1 लेंगे तो वो हमारे पास, ये हमारा डेफिनेशन है। बात क्लियर है? सो अगर आप अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए काम कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने सेकंड जैगरी इंडेक्स के लिए काम कर लिया। अगर अल्फा लेस देन 0 के लिए अगर आपने काम कर लिया, इसका मतलब है आपने रैंडिक इंडेक्स के लिए काम कर लिया। और जितने भी टोपोलॉजिकल इंडिसेस अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये केमिकली बहुत यूजफुल है, ठीक है। आप देख रहे हैं चेंजिंग थोड़ी सी हो रही है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे मल्टीप्लाई आ गया, कहीं पे डिनोमिनेटर में चला गया, कहीं पे नोमिनेटर में आ गया, लेकिन हर एक की इंडिविजुअल अपनी जो है वो यूजफुलनेस केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में या डिफरेंट फील्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। फर्स्ट जैगरी इंडेक्स, सेकंड जैगरी इंडेक्स। इसी तरह जैगरी इंडेक्स बहुत फेमस इंडेक्स है, इसके और भी हमारे पास जो है वेरिएंट आए हुए हैं, जैसे कि हाइपर वैन इंडेक्स है, सॉरी हाइपर जैगरी इंडेक्स। इसके अलावा हमारे पास है रीफॉर्मुलेटेड जैगरी इंडेक्स। ओके, कोई मेरा स्टूडेंट इस वक्त अगर ऑनलाइन है तो बताएगा इसके अलावा कौन कौन से उन्होंने पढ़े हुए हैं जैगरी इंडेक्स का कोई भी एक वेरिएंट, या फिर कोई भी स्टूडेंट जो मैथ्स आपके साथ काम कर रहे हैं। हाइपर जैगरी इंडेक्स, रीफॉर्मुलेटेड जैगरी इंडेक्स, और कोई?
ऑगमेंटेड ज़ैग्रिब इंडेक्स, एंड सो ऑन। इसके और भी आपको वेरिएंट जो है वो आपको मिल जाएंगे स्टडी करें तो आप। लेकिन अगर आपको एक और दूसरी बात ये कहनी है कि कोई ऐसा इंडेक्स जो फेमस ना हुआ, जो हमने स्टडी ना किया होगा, उसका वो भी आपसे टेस्ट में पेपर में असाइनमेंट में पूछा जा सकता है, वो भी पूछा जा सकता है कि ये ना आपने की कहना ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं। हाँ, कोई ऐसा इंडेक्स जो हमने डिस्कस नहीं किया होगा, उसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन गिवन होगी टेस्ट में, पेपर में, असाइनमेंट में, और फिर कहा जाएगा कि इस इंडेक्स की ये प्रॉपर्टी फाइंड करने की ट्राई करें। ठीक होगा। करना आपने क्या होगा, डेफिनेशन को समझना होगा और उसके बाद क्वेश्चन को समझना होगा और उसको अप्लाई करना होगा। एक दो और वेरिएंट है हमारे पास, मैं उनको भी डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो कौन से हो सकते हैं। एसेंट्रिसिटी के बारे में हमने डिस्कस की थी, हमने एसेंट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया, ऐसा ही है। जी सर। और जी सर। हमने टोटल एसेंट्रिसिटी इंडेक्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है। टोटल एसेंट्रिसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था किसी लेक्चर में, और उसके कुछ हमने थ्योरम या कुछ जो रिजल्ट थे वो भी डिस्कस किए थे। मैं दोबारा बता देता हूँ। टोटल एसेंट्रिसिटी इंडेक्स, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो वो हमें क्या करना होगा कि हर वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी जो है उसको फाइंड कर लेना है, एसेंट्रिसिटी ऑफ वी, और उसको ऐड कर लेना है, तो वो हमारे पास टोटल एसेंट्रिसिटी इंडेक्स हो जाएगा उस ग्राफ का। सपोज एक छोटा सा ग्राफ मैं लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास ग्राफ है। अगर मैं एसेंट्रिसिटी फाइंड करने की कोशिश करूँ तो ये जो वर्टेक्स है थ्री सेंट्रिसिटी है, इसकी सेंट्रिसिटी हमारे पास 2 है, इसकी सेंट्रिसिटी हमारे पास 2 है, इसकी सेंट्रिसिटी हमारे पास 3 है, 2 है और 2 है। ठीक है, ये तमाम एसेंट्रिसिटी हमने फाइंड कर ली है, इनको हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा इस ग्राफ का टोटल एसेंट्रिसिटी इंडेक्स, जो कि कार्बन बन रहा है 8 और 8 and 6 14। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास टोटल एसेंट्रिसिटी इंडेक्स। इसी तरह हमारे पास है एसेंट्रिक कनेक्टिविटी। एसेंट्रिक कनेक्टिविटी इंडेक्स, उसकी डेफिनेशन हम देखना चाहो तो यहाँ पे हमारे पास सी आ जाएगा नोटेशन, वर्टेक्सेस के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, साथ डिग्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी, उस वर्टेक्स की डिग्री मल्टीप्लाई बाय एसेंट्रिसिटी ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी। डिग्री फाइंड करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमारे पास ग्राफ गिवन हो तो हम इसीलिए डिग्री फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त ब्लू मार्केट की ब्लू में हम डिग्री ले रहे हैं, उसकी डिग्री 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, 1 है एंड 1। ठीक हो गया। तो डिग्री को मल्टीप्लाई करना है एसेंट्रिसिटी से, तो आपके पास एसेंट्रिक कनेक्टिविटी इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कुछ एग्जांपल चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी हमने जितने भी ये वाइनर इंडेक्स और ये हमने टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस डिस्कस किए हैं सर, हाँ ये हाँ पर्टिकुलर हैं किसी खास प्रॉपर्टीज के लिए, हाँ कि एग्जैक्टली, ये जिस तरह बहुत अच्छा वाइनर इंडेक्स है वो टेम्परेचर के लिए। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली डिफरेंट इंडिसेस जो है वो डिफाइन ही इसी वजह से हो रहे हैं कि जैसे फर्स्ट करें वाइनर इंडेक्स जो है वो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकता है एक्यूरेटली, लेकिन अगर हम कोई और प्रॉपर्टी फाइंड करने की ट्राई करते हैं वाइनर इंडेक्स से, तो हो सकता है वो कोई उसकी ज़्यादा एक्यूरेट हमें आंसर ना दे। उसके लिए हमने क्या किया, कोई और इंडेक्स डिफाइन करवाया, ठीक है, जो हमें उससे बेहतर और ज़्यादा अच्छा आंसर दे रहा था। इसी तरह कोई तीसरी प्रॉपर्टी है, उसको फाइंड करने के लिए हमें एक और इंडेक्स डिफाइन करवाना पड़ा।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ही इंडेक्स जो है वो एक ही इंडेक्स को हम जनरल नहीं कह सकते कि ये हर प्रॉपर्टी को बड़ा अच्छा डिफाइन करवाएगा। हो सकता है एक जो है टोपोलॉजिकल इंडेक्स जो है वो 3, 4, 5, 6 या 10 प्रॉपर्टीज को करवा दे, ठीक है। लेकिन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि यार ये इंडेक्स जो है जो हर प्रॉपर्टी को बड़ा अच्छा एक्यूरेट जो है वो डिफाइन करवा सकते हैं। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, कोई कमेंट किसी का? नहीं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इंडिसेस थे, उसकी एग्जांपल आपने देखी हैं और कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको एक गिवन होगा, क्या गिवन होगा, एक ग्राफ गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि इसका ये इंडेक्स फाइंड करें। आपको एक प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट होता है हमारे टोपोलॉजिकल इंडेक्स पे। इफेक्ट का मतलब क्या है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने से हमारा इंडेक्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ग्राफ्स हैं, वो ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कौन सा जो हमारे पास ग्राफ है वो हमें मैक्सिमम या मिनिमम देगा। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हम वन एंड एक्स के लिए वो डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिग्री बेस के ऊपर। डिग्री बेस इंडिसेस जो है वो कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। कंपैरेटिवली इजी है, जैसे कि आपने एग्जांपल में भी देखा कि डिग्री बेस के ऊपर थोड़ा सा काम करना आसान है। डिग्री फाइंड की, वैल्यूज में पुट किया, आपके पास आंसर आ गया। तो आज का जो लेक्चर है वो भी हमारा जो है वो कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड। ये हमारी बुक जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये टाइटल है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा वर्टेक्स डिग्रीज एंड द रैंडिक इंडेक्स, ठीक है। रैंडिक इंडेक्स के अलावा भी हम और भी इसके अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जैसा सबसे पहले मुझे ये बताएं, इस वक्त जो पीडीएफ आपसे शेयर हुई है क्या ये आपके लिए रीडेबल है या नहीं, या मुझे इसका साइज चेंज करना सर होगा? पूरी हो सकती है। नहीं सर, सही नहीं नजर आ रहा। ओके, चलो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको किसी तरह थोड़ा सा इनलार्ज कर सकूँ, अगर मेरे लिए ये पॉसिबल हुआ। यस, आई थिंक आई कैन, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा और क्या हो सकता है। जी सर, काफी बेहतर हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसमें कामयाब हो सकूँ तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ, रीसाइज रिस्टोर। ओके, रीसाइज का मतलब ये है कि हम इसको स्ट्रेच या एंड सो ऑन इस तरह की कोई चीज़ ही कर सकते हैं। चलें, आई थिंक अब आप ये कम से कम रीडेबल होगा, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है जैसे नज़र आना चाहिए, लेकिन चलें फिलहाल ज़रा करते हैं। ओके, हमारा जो आज का जो मेन है वो है वर्टेक्स डिग्रीज, मतलब वर्टेक्स की डिग्रीज होगा एंड रैंडिक इंडेक्स। और रैंडिक इंडेक्स में ही वो आपको डिस्कशन करेंगे और टोपोलॉजिकल इंडिसेस के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग किया उसने रैंडिक इंडेक्स की डेफिनेशन से। द बेस्ट नॉन डिग्री बेस्ड इंडेक्स इज प्रोबेबली द रैंडिक इंडेक्स, बेस्ट नॉन, ठीक है। डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल हम पढ़ कर चुके हैं, और उसके बाद हम आ देते हैं जी जनरल रैंडिक इंडेक्स के ऊपर। वही आप देख सकते हैं, जस्ट हमने रिप्लेस किया -2 -1/2 को अल्फा से, तो ये हमारे पास हो जाएगा जनरल रैंडिक इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे उसने चीज़ मेंशन की हुई है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, इसको हम क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? सोचें ज़रा और आंसर करें। ये अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर अल्फा 0 हो जाता तो क्या होगा इनफैक्ट? सर तो रिजल्ट ही 0 आ जाना था फिर। और से सर देखें 1 क्या आ रिजल्ट, जाना था फिर।
सर आंसर एक काम करते हैं, ये बहुत बेसिक मैथ है आई थिंक मैट्रिक की या एफएससी की, कि अगर ये जी जीरो हो सर, जाता है सम तो वहाँ पर क्या वन सर आंसर है? 1 आ जाना था। चलिए वेरी गुड। सेक्टर 1 फिर भी मैं आपको कहूँगा सर- कि कोई 30 सेकंड सोचें जरा। सर नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएगा, नंबर ऑफ एजेस। ओके वेरी गुड। आपका क्या नाम है? सर अरशद महमूद। अरशद महमूद, बिल्कुल यार, बिल्कुल इनका आंसर बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाना था नंबर ऑफ वर्ड्सेस, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अच्छा इस केस में नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे, ठीक है। इस केस में नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। होता क्या है, सपोज हमारे पास तमाम टर्म 1 हो जानी थी और जो हमारी समेशन चल रही है वो एजेस के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो मैंने हर एच के लिए हमें क्या आंसर मिलना था? 1। कहने का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम? जितने टाइम हमारे पास नंबर ऑफ एजेस होना है। बात क्लियर है? जी सर। सबको क्लियर है? जी सर क्लियर। और अल्फा इक्वल टू 0 हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसका आंसर हमेशा किसी भी ग्राफ के लिए इसका आंसर क्या आएगा? जितने उसका नंबर ऑफ एजेस हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड किया होगा। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, इस पैराग्राफ को रीड करने ट्राई करते हैं। विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा द कांसेप्ट आर अल्फा हैज अपीयर्ड इन द वेरियस डिफरेंट इंस्टेंसेस। वो कह रहे हैं कि जैसे हम अल्फा की वैल्यू चेंज करेंगे तो पॉसिबल हमारे पास इसी तरह के कोई और इंडिसेस जो हैं वो बनते जाएं। जैसे किसी ने यहाँ भी एग्जांपल दी है, मैंने भी आपको बताया था कि अगर हम अल्फा की जगह 1 रख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जानी थी? सेकंड डिग्री पे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। द रेंडिक इंडेक्स इज इस पैराग्राफ में वो डिस्कशन ये कर रहा है कि हमारे पास द रेंडिक इंडेक्स गेन फर्दर पॉपुलैरिटी फॉलोइंग द वर्क ऑफ बोलाबस एंड अर्डोस। तो हमारे पास अच्छे मैथमेटिशियन हैं बोलाबस और अर्डोस, इनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं ग्राफ थ्योरी के लिए। इन लोगों ने जब इसके ऊपर इंडेक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो ये इंडेक्स जो है वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और नेक्स्ट वहाँ पर है इट वाज नेक्स्ट लाइन देख, इट वाज शोन दैट अमंग ग्राफ्स ऑन n वर्सेस विद मिनिमम डिग्री एटलीस्ट 1। उन्होंने इस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया था हमारे पास कि इट वाज शोन दैट ऑन n वर्सेस विद मिनिमम degree at least 1 the star minimizes the Rendick index as a generalization in the problem of minimizing r minus 2 among graphs of n vertices with minimum degree at least k was discussed but not completely solved। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया? इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि बोलाबस और एडोस ने सबसे पहले रेंडिक इंडेक्स फाइंड किया उस ग्राफ का, उन ग्राफ्स का जिसमें मिनिमम डिग्री 1 थी, ठीक हो गया, मिनिमम डिग्री इसमें 1 थी। इसी प्रॉब्लम का जनरलाइज वर्जन हमारे पास ये आया कि हमने इंडेक्स फाइंड किया रेंडिक इंडेक्स
उन ग्राफ्स का जिनके अंदर मिनिमम डिग्री जो थी वो हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो मिनिमम डिग्री थी वो के हो गई थी। के अब हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर नहीं कह सकते, के हमारे पास कोई भी। ठीक है, पहले हमारे पास डिग्री 1 थी, उसके बाद कह रहे हैं कि डिग्री 1 की बजाय हम इसको जनरल कर लेते हैं कि मिनिमम डिग्री 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो कौन सा ऐसा ग्राफ होगा जो हमें देगा मिनिमम रैंडिक इंडेक्स। ये जो प्रॉब्लम है वो ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है वो स्टिल ओपन है। मतलब इस प्रॉब्लम का कंप्लीटली आंसर उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट है, जो जनरल रैंडिक इंडेक्स के लिए भी और भी इंडिसेस के लिए भी। उसको जरा पढ़ने की ट्राई करते हैं। दैट वन ऑफ द रीजंस दैट द एक्सट्रीमल प्रॉब्लम with respect to the Randic index, extremal problem with respect to the Randic index tend to difficult may be the fact that unlike that we have been seen in many other chemical indices in this book, adding an edge to a graph does not necessarily increase nor decrease the Randic index। ठीक है, इस पैराग्राफ में, इस लाइन में जो भी हमने डिस्कस किया उसने ये बताया है कि रैंडिक इंडेक्स के एक्सट्रीमल ग्राफ फाइंड करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रैंडिक इंडेक्स डिस्कशन कर रहे थे, रैंडिक इंडेक्स के बारे में। वो ये कह रहा है कि रैंडिक इंडेक्स के जो हमारे पास एक्सट्रीमल ग्राफ्स हैं उसको फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। रीज़न उसने बताई है क्योंकि जब हम रैंडिक इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं और एक ग्राफ है उसके अंदर जब हम एजेस बढ़ा रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि हमारा रैंडिक इंडेक्स बढ़ेगा, लाजमी नहीं है कि रैंडिक इंडेक्स जो है वो हमारा कम होगा। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम रैंडिक इंडेक्स के एक्सट्रीमल ग्राफ करने में थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी आती है। रैंडिक इंडेक्स की अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखने की ट्राई करूँ और उसके ज़रिए मैं देखने की ट्राई करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। Summation u v belong to HF or degree of u multiplied by degree of v। ये डेफिनेशन में डिस्कस की है, ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? जी सर। बाकी लोग बता दें डेफिनेशन क्लियर है, क्योंकि इसी डेफिनेशन की बेस पे मैं अगली प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अब आप इस डेफिनेशन को अगर गौर से देखें, बल्कि उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 1/3 और 1/5 इन दोनों में से कौन सा जो है वो ग्रेटर है? 1/3 1/3 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। ये बात आप सबको पता है और बड़ी बेसिक बात है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी प्रॉपर्टी की वजह से वो ये कह रहा है कि जब हम एक एच को ऐड करते हैं रैंडिक इंडेक्स फाइंड करने में, तो हमें नहीं पता कि हमारा एच जो हमारा जो रैंडिक इंडेक्स है वो बढ़ेगा या ज्यादा होगा। रीजन क्या होगी? रीजन देखते हैं जरा कि आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, जब हम एक एच को ऐड करेंगे, ठीक है, मैं सिंपल एक क्वांटिटी, जब हम एक एच को ऐड करेंगे तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब एक एच को ऐड किया? एक नया एक और ऐड हो जाएगा इस तरह का कंडीशन 1 में ये आंसर वेरी गुड। डिग्री इंक्रीज होगी तो ये जो एक्सप्रेशन में सर्कल किया हुआ है ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये कम हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। एच को जरा नोट गौर करने की ट्राई करें कि जब हमने एच को ऐड किया तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने मेंशन किया हुआ है सर्कल में, ये हमारे पास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि डिग्री एच ऐड करने से डिग्री इंक्रीज हो रही है। डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी। ओके, हमने कह दिया कि एच इंक्रीज करने से ये डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब मैं इस तरफ आता हूं, समेशन की तरफ। समेशन में
एज इंक्रीज करने से रेंडिंग इंडेक्स, सॉरी रेंडिंग नहीं कह सकता मैं, लाजमी नहीं है, एज इंक्रीज करने से ये जो क्वांटिटी है इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। समेशन क्या होती है बेसिकली, अगर हमारे पास पहले इंक्रीज हो 5 जाएगा। एजेस थे, हमने वेरी गुड इंक्रीज हो जाएगा। समेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास पहले 5 एजेस थे तो हमने एक एज और डाल दिया, अब 6 हो जाएंगे, मतलब समेशन सम ज्यादा हो रहा है। एक और डाल दिया 7 हो जाएंगे, सम ज्यादा हो रहा है, मतलब टर्म्स ज्यादा हो रही है, सम ज्यादा नहीं कह रहे, टर्म्स ज्यादा हो रही हैं। फिर एक और डाल दिया 8 टर्म्स आएंगी, 9 आएंगी, 10 आएंगे, सो ठीक है। अब हो क्या रहा है, एच को डालने से ये वाली टर्म जो है अभी जो मैं सर्कल की हुई ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन इसी के साथ वाली टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? जी सर, ठीक है, तो टर्म्स बढ़ रही है, इसीलिए हाँ, अब हमारे पास दो क्वांटिटी है जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है, समेशन वाला जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब उसका पल्ला भारी हो जाता है तो रेंडिंग इंडेक्स बढ़ जाता है। सम टाइम क्या होता है, जो हमारे पास राइट साइड पे टर्म्स हैं 1 आवर स्क्वायर रूट डिग्री ऑफ यू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट डिग्री ऑफ, इसका पल्ला मतलब इसका वेट ज्यादा हो जाता है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो रेंडिंग इंडेक्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है। इसलिए एच के डालने पे हम ये नहीं कह सकते कि यस हमारा रेंडिंग इंडेक्स कम होगा या हमारा रेंडिंग इंडेक्स जो है वो बढ़ेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन वो एक और बात कर रहा है, अच्छा जल्दी जरा मुझे ये भी बता दें कि हम इसके बारे में नहीं कह सकते, तो क्या ये रेंडिंग इंडेक्स जो है, रेंडिंग इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, रेंडिंग इंडेक्स जो है ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन? तो ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना कि हम क्या उस पे जा रहे हैं, उसके टर्म्स पे जा रहे हैं या रिलेशन पे। ओके वेरी गुड है, ऐसा ही है, ठीक है। तो इस वक्त रेंडिंग इंडेक्स के बारे में हम जनरली नहीं कह सकते कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या ये कि हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन है किसी का, कमेंट है किसी का यहाँ तक? चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसी की को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ चीज़ को। अगर मैं ये कहता हूँ कि आर अल्फा ऑफ जी और हमारे पास समेशन वही है यू और वी की है, डी ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ वी रेज टू पावर अल्फा, ठीक है। तो जब हमारे पास अल्फा जो है वो लेस देन 0 है तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी, हम नहीं कह सकते आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन जब हमारे पास अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, जरा मुझे बताएंगे? इंक्रीजिंग होगा, फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा पॉजिटिव का मतलब अब हमारे पास समेशन डी यू मल्टीप्लाई बाय डी वी है, तो अब ये दोनों चीज़ें इंक्रीज करेंगी, ये चीज़ भी एच के इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही है और ये जो चीज़ है ये भी एच के इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर जो हमारे पास बन जाएगा वो हमारे पास क्या बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। किस केस में, जब हमारे पास अल्फा जो है वो पॉजिटिव हो। बात क्लियर है, आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जी सर। यस सर। ओके वेरी गुड, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास एक नेक्स्ट जो है वो प्रोपोजिशन है जो somehow हम डिस्कस कर चुके हैं।
प्रोपोजिशन 3.1.3 को जरा देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका प्रूफ क्लियर है कि नहीं आपको। तो सही है, ग्राफ में जैसे एजेस ज्यादा होते हैं तो इस वजह से मैक्सिमाइज हो जाएगा, ट्री भी कम होते हैं तो इसमें भी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक कंडीशन भी उसने गिवन है, उसके ऊपर हम थोड़ा गौर करेंगे कि कंडीशन के साथ है। सर इस कंडीशन पे आते हैं ठीक है, वैसे अगर हम डायरेक्ट पिछली बात पे जाते तो फिर वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे अभी इसी वक्त जो हमारे स्क्रीन के सामने है। जी सर इसके साथ तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी ग्राफ। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि प्रोपोजिशन 3.1.1 इस स्टेटमेंट में रीड कर दूं। फॉर एनी अल्फा ग्रेटर देन 0 अमंग कनेक्टेड ग्राफ ऑन n वर्सेस r अल्फा इज मैक्सिमाइज्ड बाय अ कंप्लीट ग्राफ एंड मिनिमाइज्ड बाय अ ट्री। ठीक हो गया, इसकी लंबी चौड़ी डिटेल हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ओके, इसी के नीचे एक पैराग्राफ मेंशन है, उसको रीड कीजिएगा। ये हमारे पास पैराग्राफ, ठीक है सर, इसको रीड कीजिएगा कि ये हमारे पास क्या कह रहा है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जब अल्फा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ऊपर जो चीज उन्होंने बताई है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और जो डिस्टेंस स्पेस इंडिसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यही चीज़ है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जब हम अल्फा नेगेटिव की बात करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि आइदर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। उस केस में जो हमारे पास जो है वो चीज़ों को प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पे एक प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन 3.1.2। उम्मीद है प्रोपोजिशन 3.11 सबको क्लियर है। ठीक है, ये सबको क्लियर है। 3.1.2 की बात करेंगे, ये भी हमारे पे इजी सी एक प्रोपोजिशन है, देखते हैं क्या कह रहा है। अमंग ट्रीज ऑन n वर्सेस द पाथ मिनिमाइज। अच्छा, R1 का मतलब सबको क्लियर है क्या है? R1 क्या है? R1 का मतलब क्लियर है? ये जी नोटेशन सर, अब अल्फा आपने याद जब हम रख, वन करते थे इंडेक्स के अंदर, ठीक है। R1 का मतलब है हमने अल्फा की पावर 1 ले ली है, तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय यूवी। ऑफ कोर्स हमारे पास एजेस से आएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि R1 जो है वो मिनिमाइज कब होगा पाथ के लिए और मैक्सिमाइज कब होगा स्टार के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, मिनिमाइज किससे हो रहा है हम इसके लिए प्रूफ करने की ट्राई करते हैं। वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ट्रीज हैं ऑन n वर्सेस के ऊपर जो पाथ ग्राफ है वो मिनिमम R1 देगा। ठीक है, ट्राई करते हैं ये कैसे हो रहा है। प्रूफ की तरफ आते हैं। फॉर द फर्स्ट पार्ट का मतलब है वो कह रहा है, पहले मैं इसकी बात करूंगा। सपोज दैट फॉर कंट्राडिक्शन
T is a tree on n vertices. T is a tree on n vertices that minimizes the weight and T is not a path. अच्छा, कंट्राडिक्शन वो लेके चल रहा है, वो कहता है कि हमारे पास एक ट्री है T जो हमें मिनिमम R1 दे रहा है, लेकिन वो ट्री जो है वो पाथ नहीं है, मतलब पाथ के अलावा कोई और ट्री है जो हमें मिनिमम दे रहा है। इसी तरह काम आई थिंक हमने पहले भी किसी एक प्रूफ में किया हुआ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द सिमिलर टू द प्रूफ ऑफ प्रोपोजिशन 2.3.3, वो कह रहा है कि प्रूफ उसका इसी तरह ही है। स्टार्ट करते हैं। लेट पी यू वी बी अ लॉन्गेस्ट पाथ इन टी विद लीव्स यू एंड, ठीक है। वो ये कह रहा है ट्री है, ट्री के अंदर कोई ना कोई लॉन्गेस्ट पाथ होगा, वो हमने उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी यू वी से, और यू और वी जो है उस लॉन्गेस्ट पाथ के एन वर्टिसेस हैं या फिर लीव्स हैं, ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं। लेट द वर्टिसेस ऑन दिस पाथ बी, आगे उसने पाथ के जो वर्टिसेस हैं उसको उसने डिनोट कर दिया है V0, V1, V2 अप टू VK+1, वो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ में, ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं। वो ये कह रहा है कि सिंस T इज नॉट अ पाथ, स्टार्टिंग में हमने कह दिया है कि ये जो T है ये हमारे पास पाथ नहीं है। स्टार्टिंग में हमने बोला ये पाथ नहीं है, ठीक है। अगर ये पाथ नहीं है तो डेफिनेटली हमारे पास T is not a path, there exists a vertex, तो हमारे पास एक वर्टेक्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। सो पाथ के ऊपर एक वर्टेक्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। से Vi with the smallest subscript Vi such that Vi is of degree at least 3, यानी कि पाथ के ऊपर एक हमारे पास एक ऐसा वर्टेक्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिसकी डिग्री 3 होगी, कम से कम 3 होगी। बात क्लियर है। अगर हमारे पास एक ट्री है वो पाथ नहीं है, अगर वो पाथ नहीं है तो हमारे पास एक वर्टेक्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिसकी डिग्री कम से कम 3 होगी। एग्जांपल देने की मैं ट्राई करता हूँ। अगर हमारे पास एक ग्राफ है और वो पाथ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री या 2 है या 1 है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर एक ट्री है और वो पाथ नहीं है तो लाजमी तौर पर एक वर्टेक्स ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो डिग्री है वो 3 या 3 से ज़्यादा हो, ठीक हो गया। उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे वो मूव करते हैं कि इट इज़ ऑब्वियस दैट आई इज एट लीस्ट 1 एंड ऑटमोस्ट के। वही कह रहा है कि इनमें से एक की डिग्री 3 है, ठीक है। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, आपको ये हमारे पास k है, ठीक है। तो जाहिर बात है इन्हीं के अंदर से 1 से लेके k तक कोई एक ऐसा वर्टेक्स है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, याद रखना ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा लाजमी होगा जिसकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। और यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है सबस्क्रिप्ट, स्मॉलर सबस्क्रिप्ट। स्मॉलर सबस्क्रिप्ट हो सकते हैं यहाँ पे एक से ज्यादा हो जिनकी डिग्री जो है वो 3 या 3 से ज्यादा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि हमने स्मॉलर सबसे पहला बड़ा वर्टेक्स ले लिया जिसकी डिग्री जो है वो कम है, जिसकी डिग्री 3 या 3 से ज्यादा है। वो एक हमारे पास यहाँ है, एक यहाँ है और आगे भी है। तो अभी वो जो VI जो कंसिडर कर रहा है वो कंसिडर कर रहा है स्मॉलेस्ट नंबर के साथ, ठीक है। हो सकता है आगे जाके 6 के साथ भी कुछ वर्टेक्स लगे हों, 7 के साथ भी लगे हों, 8 के साथ भी, लेकिन हमने कौन सा वर्टेक्स चूज किया जो स्मॉलर सबस्क्रिप्ट वाला है। ओके, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ है T, ये हमारे पास T ग्राफ है, ये हमारे पास T ग्राफ है। इस T ग्राफ से हम एक नया ग्राफ बनाएंगे T डैश। क्या करेंगे ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने की ट्राई करें। T dash is equal to T minus VI W plus UW, यानी कि T में से हमने VI और W को H को रिमूव कर देना है, इस H को हमने रिमूव कर देना है, इस H को हमने रिमूव कर देना है और ऐड कम करना है, U के साथ ये H डाल देना है, यानी कि यहाँ से W को उठा के हमने यहाँ पे डाल देना, तो हमारे पास एक नया ट्री बन जाएगा T डैश। अगर मैं बनाने की ट्राई करूं तो इधर बनाते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनी हुई है इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वी आई के साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स अटैच हों यहाँ पे, ठीक है, और होंगे, ठीक है, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ एक को चूज कर लिया डब्ल्यू, ठीक हो गया। तो उनमें से हमें सिंपल एक को चूज करना डब्ल्यू। ये हमारे पास जो ग्राफ बनाई है, हमारे पास ग्राफ है टी डैश। टी जो है वो आपको सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमारे पास टी है, और ये जो हमारे पास ग्राफ है वो टी डैश है। ठीक हो गया, ये दोनों ग्राफ समझ आ गए, टी और टी डैश। आप लोगों को क्लियर है? जी सर जी। अब हमने इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करना है, इनके R1 को कंपेयर करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तरीका है जो डिस्कस करने लगे। ये आपको हर जगह यूज करना होगा कि कोई भी इंडेक्स गिवन होगा, दो ग्राफ गिवन होंगे, उनका कंपेयर करना होगा। कैसे कंपेयर करना होगा, जरा इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं ये चीज है, from T to D dash, we only need to consider the edges. हमें तमाम edges consider करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, हमें तमाम edges consider करने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल वही edges consider करने हैं xy whose corresponding terms, जिनके एंड पॉइंट की डिग्री चेंज हुई होगी, सिर्फ हमने वही edges consider करने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, तमाम एजेस को हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल वही एजेस डिस्कस करने हैं जिनके एन वर्ड्स की डिग्री जो है वो चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनकी डिग्री चेंज हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वी आई की डिग्री चेंज हुई है क्योंकि हमने डब्ल्यू को रिमूव किया। तो वी आई के साथ जितने भी एजेस इंसिडेंट होंगे इनको डिस्कस करना पड़ेगा। यू की डिग्री चेंज हुई है, यू के साथ जितने भी एजेस इंसिडेंट होगा उनको डिस्कस करना होगा। इसी तरह डब्ल्यू की डिग्री चेंज हुई है, डब्ल्यू के साथ जितने भी एजेस इंसिडेंट होंगे उन्हें डिस्कस करना होगा। जी, ये बात क्लियर है? जी आप सर। लोगों से क्वेश्चन है, ये बात आप लोगों को क्लियर है? ओके, आगे जाने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, वहां से मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि बेसिकली मैं ये आपको क्या कहना चाह रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, सपोज हमारे पास एक पाथ है, यहाँ पे वर्टेक्स अटैच है और यहाँ पे भी एक वर्टेक्स अटैच है। सपोज ये हमारे पास टी है, हमने इससे एक नया ग्राफ बनाया टी डैश। वो कैसे बनाया अभी देखते हैं। इसको उठा के मैंने इस वर्टेक्स को यहाँ से उठाया और इसको मैंने एंड पे अटैच कर दिया, ये मेरे पास बन गया टी डैश, ठीक है। मैंने क्या करना है कि दोनों के रैंडम इंडेक्स फाइंड करने हैं और उन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद उन दोनों को माइनस कर लेना, चेक करना है क्या वो पॉजिटिव आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा होगा, ठीक है। बताने का आपका मकसद ये है कि इस पूरे उसमें हमने कौन कौन से एजेस हैं उनको कंसीडर करना है। हम जो कि R1 की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वर्टेक्स की डिग्री चेंज हुई है, ठीक है, और इस वर्टेक्स की डिग्री चेंज हुई है। बाकी तमाम जो वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री चेंज नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर मैं इस एज की बात करूंगा, इस एज में एक वर्टेक्स एक साइड की डिग्री 1 है, दूसरी साइड की डिग्री 2 है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, एक साइड की डिग्री 1 है, दूसरी साइड की डिग्री 2 है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो एज है ये कोई रोल प्ले नहीं करेगी, ठीक है। बेसिकली हमने करना क्या होगा, हमने करना ये चीज होगी कि R1 ऑफ टी माइनस R1 ऑफ टी डैश, ठीक है। आप ये देख रहे हैं अभी जो मैंने ये वाला एज जो है
इसकी टी की और टी डैश में इसकी वैल्यू सेम है। सेम होने का मतलब है कि टी में अगर मैं इस एच की वैल्यू चेक करता हूँ तो वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 2 है, माइनस आर टी डैश में इसकी वैल्यू चेक करता हूँ तो अगेन आप देखिए क्या आ रही है, इसकी वैल्यू अगेन 2 है, एक प्लस है एक माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का क्या है कि कंपैरिजन में ये एज जो है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी तरह और भी एजेस मौजूद हैं जो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, जो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे तो हमें उन्हें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपोज कर लेते हैं इस एच की मैं बात कर लेता हूँ, आप देखते हैं एक साइड की डिग्री 2 है, दूसरी साइड की डिग्री 3 है। यहाँ पे भी ये जो एज है इसकी एक साइड की डिग्री 2 है और दूसरी साइड की डिग्री 3 है, तो ये भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? टी के अंदर इसका जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 6 और टी डैश के अंदर भी 6 बन रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। हाँ, अब देखिए जिनकी डिग्री चेंज हुई है वो कैसे रोल प्ले करें। इसको ये देखें कि ये जो एच है मैं इसकी अगर बात करूँ, ठीक है, ये जो एज है इसकी बात करूँ तो इसकी जो एंड वर्टेक्स की डिग्री है वो चेंज हुई है। सपोज टी के अंदर इस वक्त इसकी डिग्री 3 है, इधर भी डिग्री 3 है, ठीक है। तो जब मैं R1 फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो दोनों की डिग्री में मल्टीप्लाई करना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9। टी में ये जो एज है वो 9 वैल्यू दे रहा है, लेकिन यही एज जो है वो टी के अंदर क्या वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, क्या वैल्यू दे रहा है हमें इसको बताएगा। सिक्स सर। ठीक है 6, तो दोनों को जब माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। मतलब 0 नहीं आ रहा, मतलब वो कोई ना कोई क्वांटिटी कोई ना कोई हमें नंबर दे रहा है। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने वो डिस्कस करने हैं जिनका आंसर नॉन जीरो आ रहा, जीरो वाले कंपैरिजन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। ये जो पैराग्राफ है उसने इसमें यही चीज मेंशन की। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? जी सर। किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा आगे मूव करूंगा कि अब हमने जनरलाइज वे में कैसे इनको कंपेयर करना है। ओके, अब जनरलाइज वे में मैं आपसे डिस्कशन करने लगा हूँ कि हमने क्या करना है। हमने ये चीज फाइंड करने की ट्राई करनी है, R1 ऑफ T डैश माइनस R1 ऑफ T। सबसे पहले हमें रेंडिंग मतलब R1 फाइंड करना है T डैश का, ठीक है। तो उससे पहले अगर मैं यहाँ पे T डैश की बजाय T कर दूँ तो हमारे समझना थोड़ा सा आसान हो। ये काम हमने करना है और ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा असाइनमेंट्स में, टेस्ट में, पेपर में या कहीं भी जब आप इसमें काम कर रहे हो इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ज़रा इंटरेस्ट लेके ज़रा ध्यान से समझिएगा, जहाँ से नहीं समझिएगा मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ R1 ऑफ T। T का हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि इस वर्टेक्स की डिग्री चेंज हो रही है, हमें पता है इस वर्टेक्स की डिग्री चेंज हो रही है, तो हमने इनसे रिलेटेड वर्सेस एजेस को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस एज को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस एज को डिस्कस करने का मतलब ये है कि du मल्टीप्लाई बाय d ऑफ v1। ये बात क्लियर है? ये कैसे आया? जी, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, ये पहली टर्म कैसे आई है ये क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। तो बाकी सर लोग भी जो 10 12 15
अगर नहीं किसी को क्लियर तो यस नो कह सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि चीजें क्लियर हुई है या नहीं। जी सर क्लियर है सर। चलें, नो में किसने नहीं कहा, ऐसे ही तो मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। ठीक हो गया, ये हमने एज ले लिया u और v1 के दरमियान, यहाँ पे एक वर्टेक्स है v1, वो हमने ले लिया क्योंकि मतलब u जो है वो चेंज हुई है। अब हम अगली बात करते हैं इसके जो साथ जितने भी इंसिडेंट हैं, vi के साथ जितने भी इंसिडेंट हैं उनको चेक करते हैं। वो हमारे पास हमें नहीं पता वो कितने हैं। जब हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, प्लस समेशन x बिलोंग नेबरहुड ऑफ vi। जब हमें नहीं पता कि वो कितने हैं, क्या करेंगे, हमारे पास एक तरफ आ जाएगा vi, एक एंड जो है वो vi है, दूसरा एंड जो है वो हमारा x है। ठीक है, अब वो कितने आएंगे, वो डेफिनेटली कितने आएंगे जितने हमारे पास vi की डिग्री होगी। तो ये टर्म कैसे है ये सबको पता चल गया। अच्छा, इसके अंदर से मैं एक x में से मैं एक माइनस करना चाह रहा हूँ w, उस टाइम अलग से डिस्कस करूँगा। ये टर्म क्या पता चल गया, बना तो ये टर्म आई है कि यहाँ पे vi के साथ जितने भी एजेस अटैच हैं उनका हमने R1 फाइंड किया सी। एक एंड जो है वो vi होगा, दूसरा एंड जो है वो x होगा, वो जितने भी होंगे। अब हम तीसरा डिस्कस करेंगे, इस एच के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस d ऑफ w मल्टीप्लाई बाय d ऑफ vi। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास आई हैं। सबको क्लियर है या कुछ ना किसी का? ओके, अभी जो आप कर रहे हैं ना वो शो, अभी भी जो मैं ड्रा कर रहा हूँ वो आपको शो नहीं हो रहा है सबके साथ ऐसे। आई मीन वो आपको पीडीएफ पे शो नहीं हो रहा होगा, पीडीएफ पे शो नहीं होगा, लेकिन जो मैं राइट कर रहा हूँ राइट साइड पे वो आपको शो हो रहा होगा। ऐसा ही है? नो सर वहाँ भी जस्ट वही शो हो रहा है DUDVI। सॉरी, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ। इस वक्त मुझे ये बताएंगे कि आपको राइट साइड पे क्या इक्वेशन लिखी हुई शो हो रही है? जी सर अभी शो हुआ है। अब शो हो रही है सर। कोई आपने रिलेशन लिखा वो शो हो गया समेशन वाला, और इसका मतलब है कि वो मुझे थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलें, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर थी कैसे है कि पहली टर्म फर्स्ट टर्म कैसे आई है? जी सर पहली टर्म क्लियर है, आगे वाले बता दें सर। मैंने अंडरलाइन किया है। दूसरी टर्म को मैं सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल जब अपेयर हो तो मैं ये टर्म कैसे है ये क्लियर है? जी, समेशन वाली टर्म कैसे आई है ये चीज क्लियर है? जी सर ये समझ आ रही है कि जो vi से अटैच होगा उसको हमने x का नाम दे दिया। हाँ, vi का दूसरा जो भी h का दूसरा एंड होगा। बाकी लोग भी बता दें ये चीज समझ आई है? कोई आंसर नहीं आया, क्या करें? आगे चलें या रिपीट कर दें? तो ये w को निकाल के जो नेबरहुड होगा वो लेना। जी, क्योंकि आप देख सकते हैं पिक्चर में w भी vi का नेबरहुड है, तो w को मैं अलग से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं w को निकाल दिया। जी सर, ये नो किसी की तरफ से नो नहीं है, तो आगे मूव करते हैं। तीसरी टर्म जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे, ये चीज क्लियर है सबको? थर्ड जो टर्म हमारे क्वेश्चन में W और vi का जो एज है उसको मैंने अलग से डिस्कस कर लिया। जी सर, वो उसको पहले माइनस कर दिया। चलिए ठीक हो गया। ये हमारे पास था R1 for T। अब मैं बात करूंगा T डैश के लिए। T डैश के लिए सबसे पहले तो सिंबल कौन सा आप देख सकते हैं, बीच में हमारा माइनस है, तो तमाम टर्म माइनस के आएंगे। माइनस सबसे पहले मैं बात करता हूँ
इस एच की बात कर रहे थे, आप किसी भी लेके चल अच्छा आपकी पिक्चर है वो आपके राइट साइड पे आपको नजर आएगी जो मैंने नीचे टी डैश की जो पिक्चर बनाई हुई है। सबसे पहले मैं इस एच को डिस्कस कर लेता हूँ। इस एच को जब मैं डिस्कस करूँगा तो इसका मतलब है डी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डी। बात क्लियर है? अभी मैंने राइट रेड में एक टर्म राइट की है, वो चीज़ें क्लियर है, बताइएगा। नो सर, नहीं अपीयर होगी। शो नहीं हुई। ओके ओके अच्छा शो का तो शो आ रहा है तो इंटरनेट की वजह से है। जी शो अपीयर हुई है आपकी? नो सर। नो सर। अच्छा जी अच्छा जी। इनफैक्ट ये सारा काम ना उसने अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो किया हुआ है बुक में, ठीक है, लेकिन उसने वो शॉर्ट किया, उसने ये चीज़ की हुई है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसने जस्ट एक लाइन में ये किया हुआ है, लेकिन मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन बना कैसे, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को आपने बार बार आगे काउंट करना है, इसलिए आपको इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर, अब अपीयर होगी सर। तब आप शो करिए सर आज। चलें ठीक है, तो ये जो अभी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये मैंने लिखा है एच टी डैश की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। अभी मैंने एक एरो लगा के मूव किया, वो अपीयर हुआ है। जी सर, टी प्राइम पे टी ठीक है डैश। सर, वो नीचे वाले ग्राफ पे आप किया हुआ है। चलो ठीक हो गया है, तो ये एक्सप्रेशन आपको क्लियर है कि क्यों बना है, किस एच की वजह से बना है, ठीक हो गया है। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब मैं एच डालूंगा जो u और v1 के दरमियान बना, मतलब ये जो एच बना है u और v1 के दरमियान एच है, पहले भी था लेकिन अब u की डिग्री चेंज हुई है, ठीक है। उसकी अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरे पास बनेगा एक तरफ आ जाएगा डिग्री ऑफ u मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ v1। बात क्लियर है? u और v1 के दरमियान जो हमारे पास एच बना है वो डिग्री ऑफ u और डिग्री ऑफ v1 की वजह से बन गया। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो मुझे ऐड करना है, आप में से कोई बताएगा कि इस वक्त टी डैश में u की डिग्री क्या है? टी डैश में बात कर रहा हूँ, 2 है अगर सर। u की डिग्री t, हाँ वेरी गुड, हाँ 2 का मतलब है जो भी डिग्री उसके अंदर थी t में उसके अंदर एक ऐड कर दिया हमने, ऐसे ही हुआ है ना? सर हमें स्क्रीन बहुत लेट शो हो रही है, टी डैश शो ही नहीं हो रहा। ओके नहीं टी डैश तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है यार, टी डैश मैंने ग्राफ नहीं बनाया, टी डैश मैंने पहले ही शो करा दिया जब मैंने डब्ल्यू को उठा के यू के साथ लगाया था, वो तो आपको शो हो रही सर होगी मेरे ख्याल से। स्क्रीन लेट शो होती जी है सर, वो तो शो हो रहा है। काफी। नहीं टी डैश आपको ग्राफ शो हो रहा होगा, अभी जो राइट कर रहा हूँ हो सकता है वो लेट शो हो रहा हो, टी डैश पहले ग्राफ बना हुआ है। ओके मैं वापस आता हूँ, अगर टी के अंदर यू की डिग्री जो है वो डी ऑफ यू थी तो टी डैश के अंदर वो डिग्री एक ऐड हो जाएगी क्योंकि हमने डब्ल्यू उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है, उसके अंदर हमने डब्ल्यू को अटैच कर दिया तो वो हो जाएगी डी यू प्लस वन, टी डैश के अंदर जो u की डिग्री है वो +1 के साथ आ जाएगी। तो अभी जो मैंने h डिस्कस किया है वो du और v1 के दरमियान जो h था उसको मैं डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद मैं एजेस डिस्कस करूंगा जो vi और उसके साथ जितने भी एजेस लगे हुए हैं जैसे हम लास्ट टाइम समेशन में किए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है vi की डिग्री एक कम हो गई है, पहले vi की डिग्री जो थी वो vi थी लेकिन अब हमने उसके साथ w को उतार दिया है तो w को उतारने से उसकी एक जो डिग्री है वो कम हो जाएगी। V1 की डिग्री कम होगी ना सर? vi की डिग्री, सॉरी vi की डिग्री,
अभी मैंने ना कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ना वो आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। 3 टर्म्स जो है वो मेरे पास रेड में ग्रीन में है और 3 टर्म्स जो है वो मेरे पास रेड में है। जब आप लोगों की स्क्रीन पे पेयर हो जाए तो काइंडली मुझे बताइएगा, फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करें। जी सर, हो रही है फिर। तीनों अपीयर हो गई हैं? जी सर, ग्रीन वाली भी रेड वाली भी तीनों। ठीक है, सबसे पहले मैं पहली टर्म की मैं बात करता हूँ, रेड में ग्रीन वाली जो फर्स्ट टर्म है। ये टर्म कैसे आई, क्लियर है? एरो लगाया मैंने। फर्स्ट टर्म रेड की फर्स्ट टर्म कैसे आई, क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। रेड की सेकंड टर्म जो थी वो कैसे आई, ये क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। वेरी गुड। रेड की जो थर्ड टर्म है समेशन वाली वो कैसे है, ये क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। एक मतलब फिर 30 सेकंड लगा के देख लें, क्योंकि इसी चीज़ को मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको बार बार आगे जाके रिपीट करना होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लें। नहीं समझ आई तो देखते हैं क्या किया जा सकता है, अगर समझ आ गई तो फिर हम आगे मूव करेंगे। अभी जो रेड की सेकंड टर्म है इसमें du+1 इंटू dv1 नहीं आएगा? एग्जैक्टली V1 कर रहे हैं उसको। ठीक हो कि ये V1 है, बिल्कुल ऐसे। जी, सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? सर ये ग्रीन में जो अपनी सेकंड टर्म लिखी है, अगर हम इसमें से ये जो x का नेबरहुड लिया w को इसमें से हमने निकाल दिया है ना, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर हमें थर्ड टर्म फिर भी लिखनी होगी। फिर हमें थर्ड टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स फिर हम उसको उसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन W मैंने क्यों निकाला है? W मैंने इसलिए निकाला है कि W को मुझे VI के साथ नेक्स्ट में देखें, W को मैंने V1 के साथ भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जब आप चीज़ों को सेपरेट करके लिखेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलें, चीज़ें क्लियर हैं तो मैं थोड़ा सा आगे मूव करूंगा। आप इस एक्सप्रेशन को जो मैंने राइट किया है। वालेकुम अस्सलाम सर। ये जो सर शान भाई ने अभी क्वेश्चन पूछा है सर, वो V1 है या VI है? क्योंकि सर वो W जो एज लगा हुआ है सर वो W जो एज लगा हुआ है वो VI के साथ है, V1 के साथ नहीं है। नहीं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं T डैश की। T डैश में आप देख लें, T डैश में W और VI के दरमियान में H नहीं है। स्क्रीन पे देखिए, ऐसा ही है T डैश में। जी सर। नहीं है तो जब H ही नहीं है तो VI और W को हम डिस्कस ही नहीं कर सकते। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहा था U और V1 आना चाहिए, इसलिए मैं 1 लिख दिया था। U और V1 के दरमियान आप देखें H मौजूद है। ओके सर। जी सर। और U की डिग्री एक ज्यादा हो गई है, इसलिए +1 लिखा हुआ। चलें आगे मूव करते हैं। अभी जो मैं पूरी इक्वेशन राइट की हुई है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा, मैंने एक पेज पे किया हुआ है, लेकिन आप उसको अपने तौर पे थोड़ा सा काम कर लें, सिंप्लीफाई करें। जब इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे जो मैंने अभी हमने मेंशन की हुई है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाए। और सिंप्लीफाई का मतलब है जस्ट सिंपल कैंसलेशन होगी, ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ आपके पास आएगी। सिंपल कैंसलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एक और बात बता दूं, अगर आप देख सकते हैं T डैश के अंदर, अगर T के अंदर U की डिग्री कितनी है? T के अंदर U की डिग्री कितनी 1 है सर। वेरी गुड। और T डैश में कितनी होगी? 2 है सर, 2 होगी सर। बस ये DU की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें DU की वैल्यू पता है। अगर हमें नहीं पता होती तो हम नहीं पुट करते। ठीक है, क्योंकि हमें DU की वैल्यू पता है इसलिए हमने DU की वैल्यू पुट कर देनी है। ये 2 जो आया हुआ है ये इसी वजह से आया हुआ है। ठीक है,
तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को वो कह रहा है ये नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव हो सकता है? आगे उसने डिटेल बताई हुई है। वो ये कह रहा है कि ये जो मैंने फाइंड किया है ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये नेगेटिव है। ठीक है? ज़रा सबसे पहले मुझे बताएं नेगेटिव होने का मतलब क्या है? नेगेटिव होने का मतलब ये है कि टी डैश का जो R1 है वो कम है और टी का जो R1 है वो ज़्यादा है। ऐसा ही है? जी सर। क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे थे, कंपैरिजन का मतलब यही होता है कि किसका इंडेक्स ज़्यादा है, किसका कम है। तो यहाँ पे भी हमने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके हमारे पास जो फाइनल टर्म बनी वो नेगेटिव बन रही है, आप देख सकते हैं। और नेगेटिव बनने का मतलब यह है कि R1 T डैश इज लेस देन R1 T। ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि नेगेटिव बना कैसे, वो उसने नेक्स्ट लाइन में मेंशन किया है, वैसे देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ Vi इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। ये हमें पता है कि 3 जो Vi है उसकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा ही है। ये स्टार्टिंग में हमने चूज कर लिया था, ऐसा ही है कि नहीं? जी जी सर, ये सर। नहीं यार, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने कहा था, ये 3 हमने बोला था कि Vi इज डिग्री एटलीस्ट 3। तो Vi की डिग्री एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 3 है। 3 है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और साथ में उसने ये भी बता दिया कि इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, V1 की डिग्री कितनी है। ठीक है, साथ उसने बताया हुआ है कि डिग्री ऑफ V1 इज 2। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, आगे वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट बन जाएगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आने का मतलब है कि हमारे पास एक नया ग्राफ T डैश ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका R1 जो है वो T से भी कम है। T हमने क्या चूज किया था स्टार्टिंग में, मैं जरा आपको दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि उम्मीद है अब तक तो आप भूल चुके होंगे कि T क्या था। ये था हमारे पास। जरा इसको आप खुद से रीड करें कि हमने क्या चूज किया था और क्या प्रूव हुआ। हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में चूज किया था कि टी जो, वेट कीजिएगा, जस्ट अ सेकंड, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमने स्टार्टिंग में क्या चूज किया था। स्टार्टिंग में हमने ये चूज किया था कि टी ऐसा ग्राफ है, टी ऐसा ट्री है जिसका R1 मिनिमम है। मिनिमम का मतलब है कि इससे कम किसी का नहीं है। हमने कहा था कि T1 जो है वो पाथ भी नहीं है और इसका जो R1 है वो मिनिमम है। ठीक है, और हमने सारी वर्किंग करने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये निकाला है कि इस T से हम एक नया ग्राफ T डैश बना सकते हैं जिसका R1 इससे भी कम होगा। ठीक है, जिसका R1 इससे भी कम है। तो ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ रही है। कंट्राडिक्शन आने का मतलब ये है कि यस, जो मिनिमम होगा वो हमेशा क्या होगा, पाथ होगा। ओके, अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ इस प्रूफ से रिलेटेड। सबसे पहले किसी एक स्टूडेंट का कुछ कमेंट या क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। जी बोलें जरा। सर जो हमने डिस्कस किया है इसमें जो आपने समझाया उसमें हमने R1T पहले लिया है सर, तो फिर ये ग्रेटर देन इससे 0 नहीं आ जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जस्ट मैटर ऑफ माइनस है। आपने देखा होगा इनइक्वालिटी में दोनों तरफ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगी। अगर मैंने RT को पहले लिया तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको कि आपने पहले T को रखना है या T डैश को रखना है। ठीक है, आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा और आना चाहिए। मैंने देखें T को पहले रखा हुआ तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जो रखा हुआ है, इन्होंने T डैश को पहले रखा हुआ है इसलिए वो लेस देन 0 आ रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप मेरे वाले में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास भी वो सेम हो जाएगी इक्वेशन। जी, क्वेश्चन जी किसी सर। का, मजीद क्वेश्चन, मजीद कमेंट किसी का?
किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कमेंट नहीं है तो आगे मूव कर लें। जी सर। अच्छा, बिल्कुल इन शॉर्ट इन 1 मिनट में आपको बताने लगा हूँ कि हमने किया क्या है। बेसिकली मैं इस पर इसलिए फिर कह रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ क्योंकि इस सब्जेक्ट में यही काम होना है, कंपैरिजन ही आपने बेसिकली करना होता है। अभी हमने जो किया है वो जो प्रूफ किया है वो सिंपल हमने ये प्रूफ किया है कि यार अगर हमारे पास पाथ के अलावा कोई भी ग्राफ होगा तो उसके साथ कोई ना कोई एक वर्टेक्स अटैच होगा। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, इस वर्टेक्स को जो अटैच है उठा के इस साइड पे लगा देंगे। ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो विन इंडेक्स कम हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास वर्टिसेस अटैच होंगे उनको हम एन वर्टिसेस पे लगा देंगे। तो हमारे पास इन दी एंड क्या बचेगा, पाथ ग्राफ बचेगा, और जिसका जो इंडेक्स है वो सबसे कम होगा। ये हमने सिंपल काम किया। बात क्लियर है? जी सर। चलें, ओके, बात क्लियर है। बिल्कुल सेम स्टेप्स के लिए हमने प्रूव करना है मैक्सिमम। वो ये कह रहा है कि जो स्टार ग्राफ है वो हमारा मैक्सिमम R1 देता है। स्टार ग्राफ जो है वो हमें मैक्सिमम R1 देता है। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है। मैं जस्ट आपको इनिशियली बता दूंगा, बाकी आप वर्किंग खुद करेंगे। जी, सेकंड में हमने ये शो कराना है कि स्टार ग्राफ जो है वो मैक्सिमम, अगर आप देखें तो फॉर सेकंड पार्ट सपोज फॉर कंट्राडिक्शन, यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन यूज कर रहा है कि टी मैक्सिमाइजेस। टी एक ट्री है जो हमें मैक्सिमम R1 दे रहा है, लेकिन ट्री इज नॉट अ स्टार। ये जो ट्री है ये स्टार में, स्टार के अलावा कोई और, ठीक है, जिसने हमने पाथ के अलावा कोई और लिया था। वो कहता है कि अगर स्टार के अलावा कोई और है, hence T has at least 2 internal words। वो ये कह रहा है अगर स्टार है, अगर स्टार ग्राफ का आपको पता है तो स्टार ग्राफ हमारे पास इस तरह का होता है, ठीक है, इसमें एक ही इंटरनल वर्टेक्स है। वही कह रहा है कि ये स्टार ग्राफ नहीं है तो कम से कम एक और वर्टेक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जो इंटरनल हो, V जो है, ठीक है। आगे वो ये क्या कह रहा है कि लेट उस इंटरनल वर्टेक्स को, हमने एक वर्टेक्स U था, दूसरे इंटरनल वर्टेक्स को हमने V का नाम दे दिया। अब हमने ये हमारे पास T है, इस T से हमने एक नया ग्राफ बनाना है T डैश। वो कैसे बनेगा, कंसीडर द ट्री T डैश ऑब्टेन फ्रॉम T बाय रिमूविंग, T में से हमने रिमूव करने हैं ऑल पेंडेंट एजेस एट U, ठीक है। T डैश में हमने ये सिंपल किया है कि जितने भी पेंडेंट एजेस, ये पेंडेंट एजेस जो U के साथ लगे हुए थे, इनको यहाँ से उठाया है और V के साथ अटैच कर दिया। ये 4 नहीं है, ये 5, 6, 10, 15, 20, 100, 50 जितने भी हमें से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसने कहा जितने भी हम सारे उठा के हमने V पे लगा दिए, तो जो नया ग्राफ बना वो हमारे पास T डैश बन गया।
अब आपने दोनों के R1 को कंपेयर कर लेना और आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा जो है वो मिनिमम। क्वेश्चन है यहाँ तक? यहाँ तक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि कोई? सर अभी तो नहीं है, करेंगे तो फिर मे बी तो सेम स्टफ हो। चलें, ओके। नहीं क्वेश्चन किसी का नो नहीं आया तो यस नो नहीं आया तो ये सारा प्रोसीजर हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट स्टेप्स में किया होता है। इसको आप एक्सप्लेन करके एक्सपेंड करके देख सकते हैं और यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा काम था हमारा एक्सट्रीमल के बारे में कि किस तरह आपने एक्सट्रीमल शो कराना होता है। अच्छा याद रखना, हम अभी जो काम किया है वो हमने काम किया है सेकंड डेरिवेटिव इंडेक्स के लिए या R1 के लिए। सिंपल यही काम आप कर सकते हैं, करेंगे किसी भी इंडेक्स के लिए, ठीक है। प्रोसीजर मेथड समहाउ इसी तरह का ही हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक हो गया? अभी मैंने आपको बोला कि इंडेक्स डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। यही बात उसने नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है, एज वन वुड एक्सपेक्ट to prove similar conclusion for the original Randic index। वो ये कह रहा है कि यही काम जो है वो ओरिजिनल रैंडिक इंडेक्स के लिए या जनरल रैंडिक वर्जन के लिए किया जा सकता है, लेकिन क्या होगा, इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस एंड कंप्यूटेशन। इसके लिए आपको ज़्यादा या कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कंप्यूटेशन हमें करनी पड़ेगी। ओके, कुछ रिजल्ट जो ऑलरेडी प्रूव हुए हैं वो उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि रैंडिक इंडेक्स में जो पाथ है वो मैक्सिमम होता है और मजीद फर्दर डिस्कशन एक्सट्रीमल रिजल्ट फॉर R1 अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्री। ठीक है, वही कह रहा है कि हमारे पास ट्रीज हैं, ट्री के अंदर जो मैक्सिमम रैंडिक इंडेक्स है वो पाथ देता है। बाकी क्लासेस के लिए भी काम हुआ है। वो कौन सी क्लासेस हैं? ट्रीज विद गिवन नंबर ऑफ वर्सेस एंड लीव्स, इस सेट के लिए काम हुआ है रैंडिक इंडेक्स के लिए। ट्रीज विद गिवन डायमीटर एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसके लिए काम हुआ है। केमिकल ट्रीज विद गिवन नंबर ऑफ वर्टिसेस, केमिकल ट्री का मतलब ऐसा ट्री जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 4 होती है, ठीक है। जनरल ट्री के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन केमिकल ट्री में ये रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम डिग्री जो है वो 4 होगी। तो ये कह रहा है कि इन क्लासेस के लिए काम हुआ है और आप मजीद, ये है 67 हमारे पास रेफरेंस है, उसके अंदर वो सर्वे है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि किन किन क्लासेस के लिए काम हो चुका है। चलें, ठीक हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है। सर कार्बन की वजह से वो 4 फिक्स की हुई है केमिकल ग्राफ। एग्जैक्टली कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और केमिस्ट ने अभी तक जो काम किया है, ज़्यादा काम किया है वो कार्बन रिलेटेड स्ट्रक्चर से ही किया हुआ है, ठीक है। इसलिए केमिकल ग्राफ को 4 के लिए उन्होंने
ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे ये जो आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बेसिकली हमने भी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, हमने इसी तरह डिफरेंट कंडीशंस लेके सेट बनाने होते हैं और उनके अंदर एक्सट्रीमल ग्राफ को हमने डिस्कस करना होता है। हमने सेट बना देखते हैं। अब पहले वाले में उसने ट्री लिए थे, फिर नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ लीव लिए। सेकंड वाले में उसने ट्रीज लिए, डायमीटर ले लिया और नंबर ऑफ वर्ड्स ले लिए। फिर उसने केमिकल ट्रीज ले लिए, नंबर ऑफ वर्ड्स ले लिए, एंड सो ऑन। इस तरह हम और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे ट्री है, ट्री के साथ हम डिग्री सीक्वेंस ले सकते हैं, ट्री के साथ हम रेडियस ले सकते हैं, और ट्री के साथ और कोई आपके ख्याल से क्या लिया जा सकता है, और कौन सा पैरामीटर ट्री के साथ कंसीडर किया जा सकता है? आप क्योंकि 2 कोर्सेज ग्राफ थ्योरी के पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, इनवेरिएंट्स हैं ग्राफ के। जिस तरह हमने डायमीटर बताया, रेडियस बताया, लीव्स बताया। जी, आपकी तरफ सजेशन चाहिए? सर सेंटर एसेंट्रिसिटी भी ले डिस्कस सकते कर हैं। सकते हैं। एसेंट्रिसिटी इनफैक्ट रेडियस में ही आ जाएगी, क्योंकि एसेंट्रिसिटी तो एक वर्टेक्स की होती है। जब हम पैरामीटर की बात करते हैं तो वो ग्राफ के पैरामीटर की बात करते हैं। जैसे एक ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं, एक ग्राफ के अंदर एक ग्राफ का डायमीटर कितना है, एक ग्राफ का रेडियस कितना है। आपकी बात किसी हद तक ठीक है। जब हम एसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो ग्राफ के अंदर मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी है, और मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी का मतलब है रेडियस। ठीक है, समहाउ आपका आंसर इस पॉइंट है। एक और हमारे पास सजेशन थी, उसे भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। वो क्या है जी? सेंट्रॉइड या सेंटर की बात गालिबन आप कर रहे हैं, ऐसा ही है? जी सर, सेंटर की बात की। सेंटर की डेफिनेशन शायद हमने की तो थी। सेंटर की डेफिनेशन को रिपीट करेगा? Let the set of all the vertices whose distance is equal to the radius. सेट ऑफ ऑल द Vertices अच्छा whose ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। हाँ, उसमें समहाउ इस तरह किया जा सकता है कि सेंटर में कितने वर्टिसेस हैं। आपके सेंटर में 1 वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है, वो चीज़ें हमें फिक्स करके डेफिनेटली इसका भी हमें वहाँ पे एक सेट बनाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह अभी हमने ट्री के लिए बनाया, फिर आप यूनिसाइक्लिक के लिए बना सकते हैं, बाईसाइक्लिक के लिए बना सकते हैं, या जनरल बना सकते हैं। जनरल आपके पास है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अगर हमारे पास मज़ीद क्वेश्चन कमेंट नहीं है तो देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास। As an example of other related work on this subject, the 3 largest possible and 3 smallest possible values of R1T, where T is a chemical tree with given number of vertices, are presented in 40. Yes, ये भी काम बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि अभी तो हमने बात की एक्सट्रीमल की, मतलब मैक्सिमम किसने दिया, मिनिमम किसने दिया। ऑफ कोर्स वो कह रहा है इसके बाद इंपॉर्टेंट काम ये हो सकता है कि सेकंड मैक्सिमम कौन सा ग्राफ दे रहा है, थर्ड मैक्सिमम कौन सा दे रहा है, फोर्थ मैक्सिमम कौन सा दे रहा है। मतलब कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, सबसे कम इस वाले ग्राफ का है, उसके बाद कम इसका है, उसके बाद कम इसका है। ये भी वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, समझा जाता है। इसके ऊपर भी काम हुआ है, हो रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट 3 लार्जेस्ट R1 बता दी हैं, फर्स्ट स्मॉलेस्ट R1 बता दी। ठीक है, इनके ऊपर भी काम हो रहा है और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन या प्रॉब्लम समझा जाता है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि द मिनिमम एक्सट्रीमल रिजल्ट्स ऑन R1 कैन बी एक्सटेंडेड टू जनरलाइज्ड रेंडिक इंडेक्स। ठीक है, वो ये कह रहा है कि पहले हमारे पास रेंडिक इंडेक्स के लिए रिजल्ट बनता है और फिर हम उसी रिजल्ट को जनरलाइज अल्फा के लिए इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। ठीक है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं कि एक रिजल्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी रिजल्ट को हम जनरलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब रेंडिक के लिए इसने प्रूव किया, उसने -1/2 के लिए प्रूव कर दिया। अब हम उसको किसी भी रियल नंबर के लिए या किसी स्पेसिफिक इंटरवल के लिए प्रूव करने की ट्राई करते हैं। तो यही बात उसने यहाँ पे बात की है कि रेंडिक के रिजल्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है जनरल रेंडिक।
Okay, it was first shown in 54. 54 एक पेपर है that among trees of order n greater or equal to 5 R alpha is minimized by. वो ये कह रहा है कि जब हमारे पास ऑर्डर ट्री का 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो अब वो जनरल की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पाथ फॉर पॉजिटिव अल्फा, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो पाथ मिनिमम देगा, अगर अल्फा हमारे पास नेगेटिव है तो स्टार मिनिमम देगा। ठीक हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने बोला है कि अल्फा के लिए जब आपने प्रूव करना है कि अल्फा अगर पॉजिटिव है तो पाथ मिनिमम है, अल्फा अगर नेगेटिव है तो स्टार मिनिमम है। इसका प्रूफ बिल्कुल सिमिलर उन्हीं लाइंस के ऊपर है जो हम अभी काम करके आए हैं। वो ये कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी रीडर हैं, वो अटेम्प्ट करें खुद ही इसको प्रूव करने के लिए अल्फा के लिए रेफरेंस को देखने से पहले, मतलब 24 में ये कंप्लीट प्रूव हुआ है, लेकिन मैं कह रहा है 24 को देखने से पहले आपको ट्राई करें इसको अल्फा के लिए प्रूव करने की। और जो स्पेशली मेरे स्टूडेंट हैं, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कोई आप इसको अल्फा के लिए इसी थ्योरम को प्रूव करने की ट्राई करें। जो मैंने एक प्रोपोजिशन की है तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि अल्फा को हमने कैसे वेरिएट करा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने मजीद कॉम्प्लिकेशंस की बात की हुई है कि जब हम आर अल्फा की बात करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा आसान नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे पास एक और वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होता है अल्फा का। ठीक है, नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी मैनी अदर डिग्री बेस्ड इंडिसेस। नेक्स्ट सेक्शन में वो कह रहा है कि हम और भी डिग्री बेस्ड इंडिसेस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहा है हायर ऑर्डर रेंडिंग इंडेक्स वाज प्रपोज्ड इन 63। हायर ऑर्डर का क्या मतलब है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हायर ऑर्डर का मतलब हमारे पास ये चीज़ है। पहले हमने जो रेंडिंग इंडेक्स की बात की थी वो हमने बात की थी कि ओके हम एजेस की बात कर रहे थे। यहाँ पे वो एजेस की बजाय आप पाथ की बात कर रहे हैं और पाथ की जो लेंथ है वो हमारे पास आई है। ठीक है, सपोज हम कह लेते हैं हम पाथ की बात कर रहे हैं ऑफ लेंथ आई। ऑफ लेंथ आई मतलब हमें तमाम पाथ्स लेने हैं जिनकी लेंथ 4 होगी। उस लेंथ में हमने क्या करना होगा, लेंथ 4 में जो भी वर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनकी डिग्री को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल उनकी डिग्रीज लेनी है, उनकी मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ये है हमारे पास हायर ऑर्डर रेंडिंग इंडेक्स, where the sum is taken over the path v0, v1, vi of length I in the graph G. जी हाई ऑर्डर रेंडिंग इंडेक्स की डेफिनेशन क्लियर है? जी जी सर, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये डेफिनेशन क्लियर ना हो, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी आपको असाइनमेंट देनी है आपको एक, तो अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर तो हम फिर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो इसमें मिनिमम 4 दी जा रही ना जो सिर्फ उस पार्ट टोटल ग्राफ की नहीं। ओके, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। कोई सबसे पहला जिसका क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा इसमें जो हम वर्डसीज की जगह जो सम ले रहे हैं ये वही वर्डसीज है ना जो लॉन्गेस्ट पाथ के ऊपर आ रहे होंगे, बाकी टोटल ग्राफ के तो नहीं ना। यहाँ पे उसने लॉन्गेस्ट पाथ की बात नहीं की है, यहाँ पे उसने जनरलाइज बात की है कि आपकी पाथ की लेंथ आप अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट कहता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने आई लिखा हुआ है, ठीक है।
और आई का मतलब है उसने आई को ओपन छोड़ा हुआ है। ओपन छोड़ा का मतलब ये है कि जब आई 1 है तो ये एग्जैक्टली रेंडिंग इंडेक्स बन जाएगा जो एजेस के लिए है, ठीक है। अगर हम I2 कर लेते हैं, I2 का मतलब ये है कि अब हमने तमाम पाथ लेने हैं जिनकी लेंथ 2 है। लेंथ 2 का मतलब है ये वाले पाथ। आपके ग्राफ में जितने भी इस तरह के एजेस होंगे, हमने इस तरह के पाथ हैं उनको कंसीडर करना है, ठीक है। क्या होगा, हमने इस वर्टेक्स की डिग्री, इस वर्टेक्स की, तीनों वर्टेक्स की डिग्री को लेना है, उनको मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। बात क्लियर है? इसी तरह एक स्टूडेंट कहता है मैं Excuse me, sir. 3 पाथ की बजाय मैं वेट मैं तो 4 ये की बात रंग करना से चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आई क्या हो जाएगा, उसके लिए आई जो है वो 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? स्क्रीन शेयर ओह स्क्रीन शेयर थोड़ी देर में होगी। आई ये क्या किया जाए। अच्छा अभी जो स्क्रीन शो हुई है, अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं सर नो सर। चले मैं आई को जितनी देर में स्क्रीन शेयर होती है मैं आई को समझाने की कोशिश करता हूँ। आई हमारे पास है लेंथ ऑफ अ पाथ, ठीक है। अब लेंथ ऑफ अ पाथ की लेंथ 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5, 6, 100, 1000 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे इस डेफिनेशन में उसने आई को ओपन छोड़ा हुआ, ठीक हो गया। आई को ओपन छोड़ने का मतलब है कि एक स्टूडेंट को मैं असाइनमेंट देता हूँ या आपको एक ग्राफ देता हूँ और असाइनमेंट देता हूँ यार इस ग्राफ में जितने भी 2 लेंथ के पाथ्स हैं आपने उनको कंसीडर करना है। याद रखना 2 लेंथ के पाथ में हमारे पास 3 वर्सेस आएंगे, ठीक है। 2 लेंथ की पाथ में हमारे पास 3 वर्सेस आएंगे, उन तीनों की डिग्री को आपने लेना, मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट ले लेना। बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर, अब स्क्रीन भी शेयर हो तो 3 आए अब स्क्रीन पे शेयर होगी, राइट साइड जी पे अब सर। स्क्रीन भी शेयर हुई है। आई जब आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 का मतलब है कि पाथ की लेंथ 1 है। पाथ की लेंथ 1 होने का मतलब है एग्जैक्ट हम रेंडिंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम आई इक्वल टू 2 है, आई इक्वल टू 2 की बात करें कि आपके ग्राफ में जितने भी लेंथ 2 के पाथ होंगे, लेंथ 2 के पाथ में 3 वर्सेस इन्वॉल्व होंगे, उन तीनों वर्सेस की डिग्री को लेना, मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर स्क्वायर रूट पे पुट करना है एंड सो ऑन, तो आपके पास एंड में एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोई स्टूडेंट आई इक्वल टू लेंथ 2 की बजाय 3, 4, 5, 6 ले सकता है, ये इसकी अपनी मर्जी होगी। बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर। ठीक है, डेफिनेशन सबको क्लियर है? जी सर। सबको मतलब सबको क्लियर है? तो हमने वर्ड से लेने हैं, तो हमने टूल्स से लेने हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। दोबारा बोलिएगा। जो हमें नंबर ऑफ वर्ड से लेने वो हमने तो हम कोई भी ले सकते हैं। दोबारा बोले, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हो रही। और आई जो है हमारा, वो नंबर ऑफ वर्ड्स की कहना है, तो आई जो है हम उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जी, जब हम जनरल की बात करें, हाइपर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हायर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वो आई कुछ भी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे मूव करके देखिए, इसी पैराग्राफ में से लिखा हुआ है यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर के लिए वगैरह काम होगा। सेकंड ऑर्डर का मतलब आई इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू 1 जो रेंडिक है, आई इक्वल टू 2 जो है वो सेकंड ऑर्डर कह लेंगे, आई इक्वल टू 3 है तो वो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, 5 ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक हो गया? चलें थोड़ा सा आगे और आगे मूव करते हैं। इसी इंडेक्स से रिलेटेड मैं आपको एक अस्सलामुअलैकुम असाइनमेंट जो सर। है वो मॉलम के ऊपर अपलोड करूंगा और उस असाइनमेंट की वेटेज ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक रिसर्च प्रॉब्लम है।
जो मैं आपको दूंगा, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इजी है, कंप्यूटेशन में वर्क है, कंप्यूटेशन आपको ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। नेट से नहीं मिलेगा, हिंट आपको मिल सकते हैं नेट से, लेकिन एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले दूंगा, ठीक है। ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है जो मैं आपको दूंगा, और इजी है, मुश्किल नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा कंप्यूटेशन वर्क है जो आपको बैठ के थोड़ा सा अकेले बैठ के उसके ऊपर वर्किंग करनी होगी। वालेकुम अस्सलाम, किसी एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनका कोई क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चन है जी? सर अगर हम इधर डबल समीशन ले लें, आई को भी समीशन ले लें कि आई लेंथ है तो एक ही ग्राफ में हम ले लें 1 लेंथ का, 2 लेंथ का, 3 लेंथ का, उसी के ऊपर समीशन बने तो कोई नया इंडेक्स बनेगा सर? डबल समीशन का मतलब दोबारा बताएंगे जरा, क्या होगा आपकी? सर ये लेंथ हमने आईथ लेंथ ली है ना, तो सर हम जनरलाइज कर दें कि पहले 1 लेंथ का, फिर 2 लेंथ का, उन सारों को सम कर लें। सही है, बिल्कुल ठीक है, अभी मुझे बात समझ आ गई। आप ये कह रहे हैं कि हमने हर लेंथ का पाथ लेना है, ठीक है, उसको सम कर लेना है, डेफिनेटली वो एक नया इंडेक्स हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जी सर। ठीक है। जैसे आप ये कह रहे हैं 1 लेंथ के आंसर, 2 लेंथ के आंसर, 3 लेंथ के आंसर, 4 लेंथ के आंसर सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक नया इंडेक्स होगा, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने ऐसे इंडेक्स डिफाइन करवाने हैं जिनके ऊपर जिनकी कंप्यूटेशन ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि कंप्यूटेशन जितनी मुश्किल होगी, केमिस्ट को वो उसके ऊपर वर्क करना, इवन मैथमेटिशियन को वर्क करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो काम ऐसा इंडेक्स होना चाहिए जो रेडली, मतलब इजीली आप हमारे लिए कंप्यूटेशन उसकी आसान हो, उसको हम आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। ओके सर। क्वेश्चन है किसी का मजीद? ओके, क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो ज़रा देख लें क्या चल रहा है क्लास में। ऑलमोस्ट 36 स्टूडेंट जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, इस क्लास में अभी कोई ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जिसको सुपरवाइजर ना मिला हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी सुपरवाइजर नहीं एलोकेट हुआ हो अभी तक? कोई आंसर नहीं आया, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी टोटल स्टूडेंट थे उनको सुपरवाइजर एलोकेट हो चुका है, और जिनको सुपरवाइजर एलोकेट नहीं हुआ है वो इंटरेस्टेड हैं, वेट कीजिएगा, वो इंटरेस्टेड है कोर्स वर्क में, ठीक है। तो आपका 2 चॉइसेस हैं, थी बल्कि कि आप सुपरवाइजर चूज कर लें, अगर सुपरवाइजर नहीं है, मतलब किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप कोर्स वर्क में जा सकते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो डाटा है, या तो स्टूडेंट जो है वो सुपरवाइजर चूज कर चुके हैं, या फिर जो है वो कोर्स वर्क चूज कर सकते हैं, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका सुपरवाइजर एलोकेट ना हुआ हो। वालेकुम सलाम जी, अगर आप हैंड रेज कर देंगे तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी सर। मैं खबर आपको अब्बास बात कर रहा हूँ सर। जी खबर अब्बास बात कर सर। मेरा भी सुपरवाइजर नहीं, आपने डॉक्टर खालिद साहब से रब्ता किया था? आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा जी खबर पास, आपकी जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कोई सुपरवाइजर नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने डॉक्टर खालिद साहब से रब्ता किया है? जी सर, मैंने मेल सेंड कर दिया है सर को, तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्या उस मेल का कंटेंट क्या था, क्या लिखा था आपने? सर मैंने वो सुपरवाइजर के नेम लिखे हुए थे ऊपर, वो जो शीट भेजी गई थी, मुझे मेल आई थी सर, फॉर्म आया था, तो वो फिल करके मेल कर दी सर को। ठीक है, ओके। फॉर्म में आप किसके पास जाना चाह रहे हैं? मैं सर इफ्तिखार साहब के पास, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी है, सेकंड सर अब्दुल खालिक साहब। लेकिन बस ठीक है, आप अब्दुल खालिक साहब के साथ कंटिन्यू कर लें, क्योंकि इफ्तिखार साहब के साथ डिस्कशन हुई थी, बाद में वो कह रहे हैं सर मेरे पास अब स्पेस नहीं है, ठीक है। सर वो फ्रेंड थे तो मेरे एरिया के, इसलिए मैं चाह रहा था कि
उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि पहले भी फ्रेंड उनके साथ हैं, तो एक ही एरिया के हैं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट उनको प्रायोरिटी दी। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। आप उनसे आज ही अभी बात करके देख लें, मतलब लेक्चर के बाद, अगर वो एग्री कर रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी टीचर को फोर्स नहीं किया जाता मेरी कि उनसे वो लाजमी स्टूडेंट को सुपरवाइज करें। मेरी सर उनसे काफ़ी बार बात हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो देखें, फिर उनके पास स्पेस नहीं है, फिर आपने उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, तो अजीब बात है ना। सर एक स्टूडेंट का सर अगर ये तो आप खुद अपने मामले को डिले करवा रहे हैं, लेट करवा रहे हैं, ठीक है जी सर। तो आप चलिए सर, मैं खालिद साहब से फिर बात कर लूंगा। जी बिल्कुल, बात ना करें, बस उनको काम स्टार्ट कर दें उनके साथ, ठीक है। और मुझे आपने कल ठीक है रिपोर्ट सर। करनी है, जी मुझे जी मैसेज ईमेल करने हैं कि सर मेरा काम स्टार्ट हो गया डॉक्टर अब्दुल खालिद साहब के साथ, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कोई स्टूडेंट रह नहीं गया और सुपरवाइजर के इवैल्यूएट ना हो। काफी बार ट्राई की, वो कॉल ही नहीं रिसीव करते जल्दी। कॉल रिसीव नहीं करते यार, चलें ईमेल करते हैं यार उनको कि सर मैंने आपके साथ काम स्टार्ट करना है, काइंडली मुझे अपना स्टूडेंट एज ए सुपरवाइजर ले लें और एक सीसी में मुझे रख दें। ईमेल लाजमी कर दें, ठीक है, ईमेल ठीक है सर, मैं ठीक है, मेल कर दूंगा, अभी कर देता हूँ। सीसी में मुझे लाजमी रख दें। चलें, ठीक हो गया, ग्रेट हो गया। टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या इसके अलावा कोई डिस्कशन है, कोई कमेंट है तो आप बता दें। सर नेक्स्ट लेक्चर फिर ईद के बाद ही होगा, नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट लेक्चर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नेक्स्ट वीक में कोई क्लासेस पढ़ा रहा हो या उसने कोई ट्रैवलिंग करनी हो, मूवमेंट करनी हो? वो सारे फ्री होंगे क्योंकि ये वीक सबके ही ऑफ है। चलें, ये आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने तक रखें, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट है वो अभी बता दें कि नहीं सर नेक्स्ट वीक में मेरा ये प्लान है, मेरी ये बिजी है, मैंने इधर सैर करने जाना है, मैंने उधर शॉपिंग करने जाना है, या जो भी मामला था। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई ट्रैवलिंग करनी हो या उसके साथ कोई और मामला तो हो? क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में आपका एक क्विज होना है जो ट्यूसडे को गालबन होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम सर ऐसे तो नहीं है, लेकिन हादसाती तौर पर अगर कहीं जाना पड़ गया तो उसका तो कोई पता नहीं होता ना सर। हादसाती तौर पे सर तो वो तो ईद है, ईद पे कहीं जाना पड़ ही जाता है। ईद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ईद तो आई थिंक थर्सडे फ्राइडे की है ना, इतनी आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम आपकी ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले सर, अगर आपने ट्यूसडे का क्विज रखना हुआ ना तो आप टाइम रात का रखिएगा। अच्छा, अगर मंडे का रखना हुआ तो? सर किसी भी दिन का रखना हुआ तो रात को रखिएगा। चलिए ठीक है, साल की बात चल रहा है, ठीक हो गया। उम्मीद है तकरीबन 36 लोग अवेलेबल हैं, किसी ने कोई कहा नहीं कह सकता कि नहीं सर, बाकी हादसाती तौर पर चीज़ें हो जाती हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट बात, टेस्ट क्विज असाइनमेंट पेपर जो कुछ भी आपका होगा वो मॉर्निंग पे होगा, ठीक है। तो काइंडली मॉर्निंग में आपका एक्टिव होना चाहिए, किसी का एक्टिव नहीं है तो वो उसको एक्टिव करवा ले, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन यही है कि सर आपका जो भी रिजल्ट बनेगा फाइनल वो मॉर्निंग की बेस पे बने। अगर किसी स्टूडेंट ने मॉर्निंग पे चीज़ें अपलोड नहीं की तो डेफिनेटली उसकी वो चीज़ें कंसीडर नहीं हो सकती। क्विज का टॉपिक क्या होगा? क्विज का टॉपिक आज का जो लेक्चर पढ़ा है, ठीक है, इसी के अंदर से हमारा क्विज होगा। चलिए ठीक, तो फिर ट्यूसडे मंडे से वो बाद में चालू करेंगे। नहीं ट्यूसडे मंडे नहीं, इंशाल्लाह मंडे को, ठीक है। ट्यूसडे से अगर ज़्यादा के चलेंगे आपको, इंशाल्लाह मंडे को। और जितना इन्होंने बोला है रात का तो पॉसिबल है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी को इशू हुआ तो मुझे बता दें। 9 से 10 के बीच टाइम ठीक है क्विज का? 9 से 10 के बीच टाइम ठीक है? जी सर, उसमें सर इस वीक को सर ये नेक्स्ट वीक में उससे नेक्स्ट वीक को होगा क्विज? अभी जो मंडे आ रहा है परसों। सर मैंने तो काम में बैठना है, मैंने कल। कब तक कल बैठना? कल हमारे पास क्या रोज है? बैठने का कल है शाम को सर ईद के बाद रख ले सर प्लीज।
चलें तो फिर ऐसे कर लेते हैं, आज ही रख लेते हैं चलो 9 से 10, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है इससे रिलेटेड क्विज है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ऐसे कर लें। अभी तो मतलब अभी नहीं है तो आज तो मुश्किल हो जाएगी। आज भी मुश्किल हो जाएगी, सर, कल भी कल मुश्किल हो दोपहर जाएगी, का परसों भी मुश्किल है। सर ईद के बाद ही कर लो फिर। सर ईद के कल आपका बाद लेक्चर 2 कितने कर बजे लीजिएगा, तक ईद के बाद। ईद के बाद मुझे पता है आप लोगों के ना और भी क्विजेज होने हैं, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आपका ये आज सर का हमारे लेक्चर हुआ है ना, आज आपका जी सर। कौन सा लेक्चर हुआ, छठा हुआ या सातवां, कौन सा लेक्चर हुआ, सर छठा हुआ या सातवां हुआ? 7th लेक्चर, 7th हुआ सर। 7th लेक्चर, आज 7 लेक्चर हो जी गए सर। हैं। जी सर, पीछे 6 हो गए थे, आपने आज 0 7 वीक को शामिल किए, 0 वीक को शामिल किए? शायद नहीं सर। तो चलिए मुझे ना चेक करके बताएं, 0 वीक को शामिल नहीं करना, और सर मुझे आप रात में चेक करके बताएं मैं लेक्चर 6 में 7, ठीक सर है। आप सर आज 6 लेक्चर था। चलिए कोई वो चेक करके बता देंगे। और कल आपकी क्लास कितने बजे है? 9 9:30 से सर 9 से 11:30 तक। 9 से 11:30 तक है, ठीक हो गया। कल आपका इंशाल्लाह 1 बजे क्विज होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक हो गया, इसी जी टॉपिक सर, ये से रिलेटेड होगा। 6 लेक्चर होगा। तो सर वो एक स्किप हो गया था हमारा लास्ट वीक वाला, तो मैथ सबके साथ हो गए थे आज वाला। ठीक है, ओके, आज 6 लेक्चर हुए हैं, कल आपका क्विज होगा 1 से 2 के बीच में, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग अवेलेबल होंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कमेंट है तो वो मुझसे पूछ ले, मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लूँ, उसके बाद आप लोग फ्री हैं, आप लोग जा सकते हैं डाउनलोड अटेंडेंस। यस, अब आप लोग फ्री हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन कोई कमेंट नहीं है तो जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं सजाद हुसैन बात कर रहा हूँ। तो मेरा सर मैंने फीस टाइम पे सबमिट करवा दी थी, लेकिन 3 दिन लग गए थे मोलम जो है ना ओपन होने में। अनब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक होने में 3 दिन लग गए थे। इसलिए जो आपकी क्विज और असाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैंने अपलोड कर दी थी लेकिन लेट अपलोड हुई थी, तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि मेरी मिस्टेक नहीं है। 3-4 दिन लग गए थे मोलम आप वो उन्होंने, मैं करता रहा, मेल वगैरह कॉल्स वगैरह भी की है, लेकिन जो है उन्होंने फिर 2-3 दिन लगा दिए अनब्लॉक करने में मोलम। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं देख लूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, 1-2 मिनट में अवेलेबल हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमारे मिड कब तक हो रहे हैं? हमारे मिड कब तक हो रहे हैं?